बिहार का असेंबली इलेक्शन हो गया खत्म, रिजल्ट आ गए और अब चल रही है शपथ ग्रहण की तैयारी। मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर किस पार्टी से बनेंगे, किस पार्टी को कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी, ये सब कुछ डिसाइड हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ना एक चीज जो चुनाव से पहले और इलेक्शन के बाद मुद्दे में बनी हुई है, पहले भी बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है। जन स्वराज पार्टी, पीके, प्रशांत किशोर, चुनाव के पहले भी वो बिल्कुल माहौल गर्म करके रखे हुए थे, चुनाव के बाद भी उनकी वजह से माहौल गर्म है। मतलब लोगों को ये कंफ्यूजन जो पहले था कि अगर पीके चुनाव हार जाते हैं या फिर उनकी सरकार नहीं बन पाती है तब वो क्या करेंगे, और अब चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल है, अब पीके क्या करेंगे। तो ऐसे तो देखो उन्होंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो 10 साल के टेन्योर में अपने लाइफ को डिवाइड करके रखते हैं कि पहले 10 साल उन्होंने यूएन में काम किया, उसके बाद 10 साल एज ए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम किया, और अब अगले 10 साल वो बिहार को देने वाले हैं, जिसमें से वो 3 साल दे चुके हैं 2022 से 2025 तक। पद यात्रा किया, बिहार में घूमे, लोगों को जगाया, डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों के ऊपर बात किया, सब कुछ किए, इलेक्शन भी लड़ लिए, जीरो सीट मिली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उस पर मैं बात करूंगा कि आखिर क्या ऐसा मेन रीजन मुझे ऐसा लगा कि उन्हें जीरो सीट क्यों मिली बिहार में, लोगों को उनके बातों पे भरोसा क्यों नहीं हुआ, जबकि बहुत बड़ी कैंपेनिंग की उन्होंने, मतलब पूरा बिहार घूमे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे, पदयात्रा किया, बहुत क्रूशियल पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात किया, मतलब जो स्पेशल बिहार के कुछ इश्यूज हैं, जॉब, रोजगार, पलायन, माइग्रेशन, माइग्रेंट लेबर्स, एजुकेशन, और भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बात किया अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी उन्हें बिहार में वोट नहीं मिले, मतलब उनकी एक भी सीट नहीं आई, जीरो सीट। इवन बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो उन्होंने उतारे वो भी इलेक्शन हार गए, मतलब उन्हें भी बहुत नॉमिनल, बहुत ही मिनिमल नंबर ऑफ वोट मिले एज कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी कैंडिडेट्स हारे हो या जीते हो, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में भी उन्हें बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोट मिला। ऑलमोस्ट 3.4% ऑफ वोट ऑल ओवर बिहार में, इतना, मतलब नोटा से भी कम। तो आखिर ऐसे क्या मेन रीजन रहे हैं जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को लोग ट्रस्ट नहीं किए या उनकी पार्टी के ऊपर वो भरोसा नहीं जताए लोग। ठीक है, नई पार्टी है और पुरानी पार्टी के बीच में एक डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत सारे अदर स्टेट में देखो तो बहुत सारी ऐसी नई पार्टीज भी रही है जो इलेक्शन जीत गई है एक बार में। जैसे अगर दिल्ली को देखो तो अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन जीतने में सफल रहे थे, उनकी भी पार्टी नई नई थी। और भी ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे नई नई पार्टीज को अच्छे सीट मिले, एटलीस्ट एक दो सीट तो जरूर मिल जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं, इतना बड़ा कैंपेन करने के बाद भी, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के बाद भी, जबकि वो इससे पहले उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 6 साल 6 चीफ मिनिस्टर बनाने का, फिर भी वो बिहार में एक सीट उठाने में भी सक्सेस नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसे क्या मेन रीजन लोगों को लगे कि भाई अभी उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो देखो मुद्दे बहुत सारे होंगे, इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले भी न्यूज में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मैं कुछ एक ऐसी चीज जो ऑब्जर्व किया ना, जो मेरे खुद को ऐसा लगा कि मे बी दिस कैन बी अ रीजन कि प्रशांत किशोर को वो सीट क्यों नहीं मिल पाया, या फिर लोगों के बीच में वो ट्रस्ट क्यों नहीं जगा पाए। तो मुझे क्या ऐसा लगा ना कि लोग उनकी आइडियोलॉजी को या उनके रियल फेस को समझने में नाकाम रहे, कि आखिर उनका रियल फेस है क्या, उनकी रियल आइडियोलॉजी है क्या। क्योंकि अगर तुम उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जब से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं एज ए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, तो सबसे पहले तो भाई वो गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए काम किए, गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद वो 2014 के नेशनल इलेक्शन में पीएम के कैंडिडेट के लिए, फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके लिए वो काम किए। उसके बाद 2016 में वो कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी के असेंबली इलेक्शन में, भले ही वो कैंपेन या वो प्रोजेक्ट उनका इनकम्प्लीट रहा, जैसा कि वो बोलते हैं कि वो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहे थे वो शायद पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और वो बीच में अपने काम को छोड़ दिए वहां पर। उसके बाद फिर 2017 में अमरिंदर सिंह के लिए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके लिए वो स्ट्रेटेजी क्रिएट की, उसके लिए वो, उनके लिए वो कैंपेनिंग किए। फिर 2019 में वाई एस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके लिए वो स्ट्रेटेजी बनाया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में सक्सेसफुल भी रहे एज क्लेम्ड बाय हिम।
कि उन्होंने उनकी स्ट्रेटेजी के लिए काम किया, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया। 2020 में अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में वो सक्सेसफुल रहे एज क्लेम्ड बाय हिम। उनके पॉलिटिकल पार्टी के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी क्रिएट किया, कैंपेनिंग किया। सेम वे में 2021 में एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में सक्सेसफुल रहे, उनके लिए अच्छी सक्सेसफुल कैंपेनिंग रही उनकी। और फिर 2021 में एक और एम के स्टालिन के लिए भी उन्होंने काम किया, तमिलनाडु की पार्टी, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाने में वो सक्सेसफुल रहे। तो एक अच्छा उनका सक्सेसफुल रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड इन द पास्ट इलेक्शंस। लेकिन वो खुद के लिए क्यों अनसक्सेसफुल हो गए बिहार में, जो उनकी अपनी स्टेट है, जहां से वो पढ़े हैं, लिखे हैं, पढ़कर आगे बढ़े हैं, उस स्टेट में लोग उनको पहचानने में क्यों नाकाम हो गए कि आखिर उनका रियल फेस क्या है, रियल आइडियोलॉजी क्या है। बिकॉज ही वर्क फॉर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी आइडियोलॉजी है जिसके लिए वो काम किया। आम आदमी पार्टी के लिए, एम के स्टालिन की पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। तो लोग इस हौच पौच में ना कंफ्यूज हो गए कि आखिर रियल फेस क्या है उनका, व्हाट इज हिज रियल आइडियोलॉजी। वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली में मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे बिहार में भी, या फिर उनके लिए एक जस्ट मतलब एक स्ट्रेटेजी, या फिर अपने आप को और ज्यादा फेमस करना, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, जैसे मूवीज में होते हैं भाई बैकग्राउंड सिंगर्स, तो सिंगर्स का फेस नहीं दिखता, लेकिन सिंगर्स के नाम को लोग जानते हैं, या फिर उनके एल्बम जब आते हैं तब फिर लोग उन्हें पहचानते हैं, अच्छा ये सिंगर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने होंगे ना जो बहुत हाईलाइटेड या फेमस सिंगर होंगे, उनके नाम तुम जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनका नाम बहुत लेट से लोग जान पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे गाने आ गए तब फिर उनका नाम पता चलता है, या उनके अपने खुद के एल्बम आए जिसमें उन्होंने अपना फेस दिखाया। तो मे बी लोग ऐसा भी सोचते हो कि भाई इतने दिन तक वो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो एक नया एक्सपेरिमेंट है उनके लिए कि अब भाई अपने स्टेट में, बिहार में अपने आप को फेमस किया जाए, अपने चेहरे को जगाया जाए, लोगों के सामने लाया जाए कि हाँ व्हाट ही एक्चुअली कैन डू, व्हाट ही वांट टू डू एक्चुअली फॉर बिहार। मे बी लोग इस चीज को कंफ्यूज भी कर गए हो, या फिर अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हो कि वो रियल में भी कुछ करना चाहते हैं, या फिर जस्ट उनका एक एक्सपेरिमेंट ही है, या फिर मतलब वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को खुद के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिहार में, जस्ट इट्स लाइक दैट, और फिर कुछ नया भी है। क्योंकि हर पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो काम किए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, एम के स्टालिन के लिए, जगनमोहन रेड्डी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सब अपने अपने स्टेट में एक बेस बना चुके हैं ऑलरेडी। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में उनका एक पुराना बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, तो वहां पे काम करना एक डिफरेंट है। तमिलनाडु में एम के स्टालिन की पार्टी के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग बेस पहले से क्रिएट किया हुआ है, जो पहले से वो अपनी पार्टी के लिए बना चुके हैं, ऐसी नहीं कि वो नई पार्टी है, तो उनका एक अपना आइडियोलॉजी, उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है। और भाई वो लोग थोड़ा नॉर्थ इंडिया को लेकर या बिहार, यूपी इधर के स्टेट को लेकर कुछ उल्टे सीधे बयान भी देते रहते हैं। बंगाल में भी लोग, जैसे अगर तुम देख लो बिहार में कांग्रेस का या फिर तृणमूल कांग्रेस हो गई, या और भी कुछ नेशनल पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज अदर स्टेट की है, उनका कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है बिहार में। कांग्रेस को भी देख लो 5 से 6 सीट निकाल पाए बिहार में। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के लिए उन्होंने काम किया है। तो लोग ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर वो काम किसके लिए करना चाहते हैं। मतलब अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका रियल फेस क्या होगा, रियल आइडियोलॉजी क्या होगा। क्योंकि उनके उनके लिए तो सारी आइडियोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की जो भी आइडियोलॉजीज थी, सबके लिए उनके सब चीज उनके लिए सही है, सबके लिए वो काम कर चुके हैं, उनके नजरिए से सब सही है। और लेकिन अगर तुम एज ए सिटीजन, एज ए पब्लिक ऑफ बिहार, एज ए वोटर ऑफ बिहार देखो, तो उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है, उनका अपना सोचने का तरीका है कि नहीं भाई इस स्टेट का जो ये पार्टी है ये अच्छा नहीं है, इसको जीतना नहीं चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बिहार में जो चाहते होंगे नहीं तमिलनाडु में स्टालिन को नहीं जीतना चाहिए था, कोई और पार्टी जीतती, बीजेपी जीतती, कांग्रेस जीतती, कुछ और जीतती। बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो बंगाल में भी ममता बनर्जी को नहीं पसंद करते हो, उनके लिए ममता बनर्जी पसंद नहीं आती हो, उनको वो तृणमूल कांग्रेस का आइडियोलॉजी पसंद नहीं आता हो। कुछ लोग ऐसे होंगे बिहार में जिनको आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती हो, उनके एजेंडाज या उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आता होगा, लोग उनको क्रिटिसाइज करते होंगे। क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ये पार्टी ना आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है, ना स्टालिन की पार्टी को सपोर्ट करती है, ना तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करती है, ना वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को सपोर्ट करती है। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ क्या कंडीशन है कि वो सबसे पहले बीजेपी के साथ गए, फिर कांग्रेस के साथ गए, फिर कांग्रेस के साथ गए, फिर उसके बाद स्टालिन के साथ गए, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ गए, फिर जगनमोहन रेड्डी के साथ गए।
तो लोगों के दिमाग में ना ये क्लियर माइंडसेट नहीं क्रिएट हो पाया, मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर को लेकर कि आखिर उनका करना क्या है और वो जो कह रहे हैं और उनके कहने और करने में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी। पीपल वर नॉट सो मच अवेयर, या फिर लोग इस चीज को पहचान ही नहीं पाए उनके रियल फेस को। दैट इज द मेन एंड एक्चुअल रीजन व्हाट आई थिंक कि ही लॉस्ट ऑल हिज सीट्स इन बिहार। जहाँ पे वो अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब लोगों के कोर लैंग्वेज में, मगही, भोजपुरी, मैथिली, सारे लैंग्वेज में सारे तरीके के लोगों को से मिल रहे हैं और अच्छे-अच्छे कैंडिडेट्स को उतारा उन्होंने बिहार में। लेकिन फिर भी बहुत सारे कुछ ऐसे दागी कैंडिडेट्स भी उतरे, लेकिन मोस्टली बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स भी थे। लेकिन फिर भी किन्हीं को सीट नहीं मिल पाया। मे बी वो सेम लोग अगर बीजेपी से खड़े होते या जेडीयू से खड़े होते या मे बी कुछ आरजेडी से या किसी और पार्टी से खड़े होते तो उनके जीतने के चांसेस और ज्यादा हो सकते थे। और इस टॉपिक पे मैं एक पुरानी वीडियो बना चुका हूँ, 1-2 दिन पहले अपलोड किया हूँ मैं, आप उसे भी जरूर देखना। उसपे मैंने बात किया है कि व्हाट आर द 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस दैट आई गॉट इन दिस बिहार असेंबली इलेक्शन, इन दिस असेंबली इलेक्शन 2025। तो दैट इज द मेन थिंग कि आई थिंक कि प्रशांत किशोर को मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में या नेक्स्ट जो भी स्ट्रेटेजी वो क्रिएट करे बिहार में नेक्स्ट टाइम के इलेक्शन के लिए, उसमें उनको इस एक चीज के ऊपर जरूर सोचना होगा कि उनका एक जो पुराना रिकॉर्ड है या फिर पुराना जो एक उनका पैटर्न है काम करने का, और उनका जो एक पुराना सिस्टम है कि भाई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी ऐसे भी न्यूज आ रही है कि आफ्टर दिस बिहार इलेक्शन, आफ्टर लूजिंग दिस बिहार इलेक्शन, ही इज अगेन गोइंग टू ज्वाइन हिज ओल्ड जॉब। वो अपने पुराने काम में वापस लौटने जा रहे हैं। तमिलनाडु की एक और नई पार्टी बनी हुई है, थलपति विजय की, टीवी के पार्टी, उसके स्ट्रेटेजी के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगेन आई थिंक कि दिस विल क्रिएट अगेन अ कंफ्यूजन इन पीपल्स माइंड। तो प्रशांत किशोर को एक चीज तो डिसाइड जरूर करना होगा भाई, दो नाव पे पैर रख कर चलना उनके लिए आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। जैसा पुराना कहावत है कि दो नाव पे पैर रख के अगर चलोगे तो डूबोगे। लेकिन उनके लिए भी हो सकता है अपनी एक मजबूरी हो कि भाई इलेक्शन में खर्च करने के लिए, अपनी पार्टी को चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, बिकॉज वहां से वो मोटे पैसे कमा सकते हैं, करोड़ों में कमाते हैं वो। और पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए, कैंडिडेट्स को बनाए रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, इलेक्शन में खर्च करने के लिए पैसे तो चाहिए भाई, सारी पार्टी को चाहिए होता है। फंडिंग्स भी आएंगे, लेकिन फंडिंग भी तो तब आएगी ना जब लोगों को ट्रस्ट होगा या फंड देने वालों को ट्रस्ट होगा कि हाँ ये जीतेंगे, मतलब मेरे फंड का यूज हो पाएगा, वापस से मुझे फिर इनसे भी कुछ मिल पाएगा। क्योंकि ऐसे फंड नहीं मिलता है कहीं भी। इट्स अ बिजनेस, लेन देन बराबर होनी चाहिए, ऐसी होती है। तो उनके लिए पैसे कमाने का वो जरूर जरिया है, बट यहाँ पे एक चीजें क्या है ना कि पब्लिक डोमेन में जाती है हर चीज। यू आर वर्किंग फॉर पीपल, यू आर वर्किंग फॉर द सिटीजन ऑफ बिहार या फिर सिटीजन ऑफ कंट्री। तो लोग आपके हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हर तरीके के ऑब्जर्व करते हैं, आप किसी लिए काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। ये वो वाला स्विच वाली चीज नहीं होती है कि कल आपने इस आईटी कंपनी में जॉब कर लिया, अगले बार उस आईटी कंपनी में जॉब कर लिया, वहां अच्छी पैकेज मिली, वहां चले गए। बिकॉज वो अपना खुद का काम होता है आपका। यू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, और वो प्राइवेट वर्क होते हैं। इट्स नॉट इन द पब्लिक डोमेन। वो आप किसी के पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, पीपल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हो कि यहाँ पे स्विचिंग इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ असेंबल हो रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, उनके साथ अलायंस बनाकर काम कर रहे हो, या फिर उनकी स्ट्रेटेजी के लिए भी काम कर रहे हो, तो लोग हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इट्स नॉट वेरी सिंपल कि हाँ ठीक है आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते रहो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर लो, और बिहार में जब आप आओ तो एकदम बिल्कुल करेक्ट वे में काम करो, और आपका एक बिल्कुल डिफरेंट थॉट प्रोसेस यहाँ चल रहा है बिहार में। पीपल डू नॉट लाइक टू सी लाइक दैट। पीपल लाइक टू सी कि भाई नहीं, इसका एक पर्टिकुलर ये आइडियोलॉजी और इसी आइडियोलॉजी पे ये काम करते हैं। जैसे लोग बीजेपी को जानते हैं या फिर जेडीयू को जानते हैं या फिर और भी जो भी आरजेडी है, कांग्रेस है, तो उनका एक कोर वोट बैंक बना हुआ है, उनका एक कोर थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी बना हुआ है। लोग इसी चीज के नजरिए से उन्हें देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जन स्वराज के लिए या प्रशांत किशोर को लोग पहचानने में ये भूल या फिर ये एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है लोगों को कि आखिर है क्या रियल में फेस उनका। तो ये एक मेरा था ऑब्जर्वेशन कि why Prashant Kishore lost all his seats in Bihar election, and that's it. This was the main theme of my video today.
एंड आई वांटेड टू टॉक ऑन दिस एक्चुअली, क्योंकि पूरे इलेक्शन में भाई, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उनका नाम बिल्कुल हाइलाइटेड रहा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ खराब बोला या कुछ खराब भी चीज़, कुछ बहुत गलत बोल दिए या फिर लोग उनसे हर्ट हो गए हों या लोग उनकी बातें पसंद नहीं आई। पसंद आई, अच्छे-अच्छे मुद्दों को उन्होंने उठाया और उनकी वजह से हाँ, एक चीज़ तो है कि अब जो भी सरकार बनेगी बिहार में, जो भी चीफ मिनिस्टर बने या जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो भी पार्टी जिस भी मंत्रिमंडल को संभालेगी, उनके लिए ये जो 1, 2, 3 मुद्दे हैं, माइग्रेशन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसको देना ही होगा, क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने बहुत स्ट्रांगली लोगों के बीच में उठाया है। तो बीजेपी, जेडीयू जो भी पार्टी सरकार में आ रही है अभी, बनेगी, उन्हें तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करना होगा कि हाँ, बिहार में इंडस्ट्रीज़ आए, कंपनीज़ आए, फैक्ट्रीज़ बने, छोटे-बड़े रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के सिस्टम को क्रिएट किया जाए, पलायन को थोड़ा कम किया जाए। पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकते क्योंकि इट्स नॉट कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। लोग की अपनी भी सोच होती है, अपने भी इंटरेस्ट होते हैं कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बट हाँ, मजबूरी में अगर बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं, तो दैट शुड बी स्टॉप्ड। उसके ऊपर तो काम करना होगा। तो इन मुद्दों को प्रशांत किशोर ने ज़रूर उठाया। भले उनको ये फ़ायदा नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ, लोगों को ये फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है अगर प्रशांत किशोर कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं और भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रखती है कि हाँ, इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और जो भी गवर्नमेंट में है अभी पार्टी बनेगी, जिनके भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो भी सरकार बनेगी अभी, वो उन्हें तो इन चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली काम करना ही होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि लोग अब इस चीज़ को जान चुके हैं। तो ये था मेन थीम मेरे वीडियो का। और आपका क्या ओपिनियन है? यू कैन से इट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। थैंक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट गाइस। थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।